मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संघ के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। वाचन के पिछले क्रम में अब तक मैं उपन्यास गोरा के भाग 18 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 19 और 20 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 19 का वाचन। सुबह गोरा कुछ काम कर रहा था। अचानक विनय ने आकर छूटते ही कहा, उस दिन परेश बाबू की लड़कियों को मैं सर्कस दिखाने ले गया था। लिखते लिखते गोरा ने कहा, मैंने सुना। गोरा, अविनाश से? उस दिन वह भी सर्कस देखने गया था। आगे कुछ न कहकर गोरा फिर लिखने में जुट गया। गोरा ने यह बात पहले ही सुन ली है, और वह भी अविनाश से, जिसने नमक मिर्च लगाकर कहने में कोई कसर नहीं रखी होगी। विनय को इस बात से अपने पुराने संस्कार के कारण बड़ा संकोच हुआ। सर्कस जाने की बात की समाज में ऐसी आम चर्चा न हुई होती तो अच्छा होता। तभी उसे याद आया, कल रात वह मन ही मन बहुत देर तक जागते रहकर ललिता से झगड़ता रहा है। ललिता समझती है वह गोरा से डरता है और गोरा को वैसे ही मानकर काम करता है जैसे बच्चे मास्टर को मानते हैं। कोई किसी को क्या इतना गलत समझ सकता है? गोरा और वह तो एक आत्मा है। यह ठीक है कि गोरा की असाधारणता के कारण उसकी उस पर श्रद्धा भी है, लेकिन इसी से ललिता का ऐसा सोच लेना गोरा के साथ तो अन्याय है ही, विनय के साथ भी है। विनय बच्चा नहीं है, न ही गोरा उसका अभिभावक है। चुपचाप गोरा लिखता रहा और ललिता के वही दो तीन तीखे प्रश्न बार बार विनय को याद आने लगे। आसानी से विनय उन्हें मन से न हटा सका। अचानक विनय के भीतर एक विद्रोह ने सिर उठाया। सर्कस देखने गया तो क्या हुआ? कौन होता है अविनाश इस बात की गोरा से चर्चा करने वाला? और गोरा भी क्या मेरे काम के बारे में उस वाचाल से बातचीत करने गया? मैं क्या गोरा का नजरबंद हूं? मैं कहां आता जाता हूं? गोरा के सामने क्या इसका भी जवाब देना होगा? यह तो दोस्ती का अपमान है। विनय को गोरा और अविनाश पर इतना गुस्सा न आया होता अगर अपनी भीरुता सहसा उसके सामने इतने साफ ढंग से प्रकट न हो गई होती। वह जो थोड़ी देर के लिए भी कोई बात गोरा से छिपाने के लिए मजबूर हुआ, इसके लिए वह आज मन ही मन मानो गोरा को ही अपराधी ठहराना चाहता है। सर्कस जाने की बात को लेकर अगर गोरा विनय से झगड़े की दो एक बातें कहता तो भी उनकी दोस्ती की एक लय बनी रहती और विनय को तसल्ली होती। लेकिन गोरा इतनी गंभीर होकर विचारमग्न मुद्रा बनाकर यूं बैठा है और अपनी चुप्पी से उसका अपमान कर रहा है। यह देखकर ललिता की बात की चुभन उसे फिर बीधने लगी। इसी समय हाथ में हुक्का लिए महिम ने कमरे में प्रवेश किया। डिब्बे में बंद गीले कपड़े के भीतर से निकालकर एक पान विनय के हाथ में देते हुए बोले, भाई विनय, इधर तो सब ठीक हो गया। अब तो तुम्हारे काका महाशय की एक चिट्ठी आ जाए तो निश्चित हो सके। तुमने उन्हें लिख तो दिया है ना? विनय को विवाह का यह आग्रह आज बहुत बुरा लगा। हालांकि वह जानता था कि महिम का कोई दोष नहीं है, उन्हें तो वचन दिया जा चुका है, किंतु उस वचन देने में एक हीनता सी उसे जान पड़ी। आनंदमयी ने तो उसे एक प्रकार से मना ही किया था। इस विवाह के मामले में उसका अपना भी कोई आकर्षण नहीं था। हड़बड़ी में क्षण भर में ही यह बात कैसे पक्की हो गई, यह भी नहीं कहा जा सकता कि गोरा ने कोई जल्दी की थी। अगर विनय ने कुछ आपत्ति की होती तब भी गोरा उस पर जरूर दबाव डालता, ऐसी बात भी न थी। लेकिन फिर भी इस फिर भी को लेकर ही ललिता की बात उसे सालने लगी। कोई विशेष घटना उस दिन नहीं हुई थी, किंतु जो हुआ उसके पीछे अनेक दिनों का हाथ था। विनय केवल अपने स्नेह के कारण और नितांत भलमनसाहत के कारण
गोरा के आधिपत्य को सहते रहने का आदी हो गया है। इसीलिए प्रभुत्व का यह संबंध बंधुत्व के सिर पर चढ़ बैठा है। इतने दिन विनय ने इसको महसूस नहीं किया, किंतु अब इसे स्वीकार किए बिना नहीं चलेगा। तो क्या शशिमुखी से विवाह करना ही होगा? विनय ने कहा, नहीं, अभी काका को तो नहीं लिखा। महिम बोले, वह मेरी ही गलती है। यह चिट्ठी तुम्हारे लिखने की तो चीज नहीं है, वह मैं ही लिखूंगा। उनका पूरा नाम क्या है, जरा बताना। विनय ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? आश्विन कार्तिक में तो विवाह हो ही नहीं सकता। एक अगहन है, लेकिन उसमें भी मुश्किल है। हमारे परिवार के इतिहास में न जाने कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना अगहन के महीने में घटी थी। तब से हमारे वंश में अगहन में विवाह आदि शुभ कार्य बंद है। हुक्का कमरे के कोने में दीवार के साथ टेक कर महिम ने कहा, विनय, तुम लोग भी यह सब मानते हो तो सारी लिखाई पढ़ाई क्या किताबों को रटते रटते मर जाना ही है? इस कमबख्त देश में अव्वल तो वैसे ही शुभ दिन ढूंढे नहीं मिलता। उस पर अगर हर घर अपना निजी पोथी पत्रा लेकर बैठ जाएगा तो काम कैसे चलेगा? विनय ने कहा, फिर आप भाद्र आश्विन महीने भी क्यों मानते हैं? महिम बोले, मैं कहाँ मानता हूं, कभी नहीं मानता, लेकिन क्या करूं भैया। इस देश में एक बार भगवान को माने बिना मजे से चल सकता है, लेकिन भाद्र आश्विन बृहस्पति शनि तिथि नक्षत्र माने बिना कोई गति नहीं। फिर यह भी कहूं कि कहने को तो मैंने कह दिया कि नहीं मानता, लेकिन काम करने के समय तिथि मुहूर्त इधर उधर होने से मन प्रसन्न नहीं रहता। गांव देहात की हवा में जैसे मलेरिया होता है, वैसे इसका भय भी होता है। इससे ऊपर उठा नहीं जा सकता। विनय, हमारे वंश में अगहन का दोष भी किसी तरह नहीं मिटता। काकी माँ तो किसी तरह राजी नहीं होंगी। इस तरह उस दिन तो विनय ने जैसे तैसे करके बात टाल दी। विनय के बात करने के ढंग से गोरा ने समझ लिया कि विनय के मन में एक दुविधा बस गई है। कुछ दिनों से विनय से उसकी भेंट ही नहीं हो रही थी। इससे ही गोरा ने समझ लिया था कि परेश बाबू के घर विनय का आना जाना और भी बढ़ गया है, जिस पर आज के इस विवाह प्रस्ताव को टालने की कोशिश से गोरा के मन में और भी संदेह हुआ। जैसे सांप किसी को निगलना शुरू करने पर उसे किसी तरह छोड़ नहीं सकता, गोरा भी उसी तरह अपने किसी भी संकल्प को छोड़ देने या उसमें जरा भी परिवर्तन करने में असमर्थ था। दूसरी ओर से किसी तरह की बाधा अथवा शिथिलता आने पर वह और भी हट पकड़ लेता था। दुविधा में पड़े हुए विनय को जकड़ रखने के लिए गोरा पूरे अंतःकरण से उतावला हो उठा। लिखना छोड़कर सिर ऊपर उठाते हुए उसने कहा, विनय, जब एक बार तुमने दादा को वचन दे दिया है, तब अनिश्चय में रहकर क्यों व्यर्थ दुख देते हो? सहसा विनय ने बिगड़ कर कहा, मैंने वचन दिया है या कि मुझे हड़बड़ाकर जल्दी में मुझसे वचन ले लिया गया है? विनय के इस अचानक विद्रोह को देखकर गोरा विस्मित हो गया। कड़ा पड़ते हुए उसने पूछा, किसने जल्दी में तुम्हें हड़बड़ाकर तुमसे जबरदस्ती वचन लिया? तुमने, विनय ने कहा। मैंने, गोरा ने कहा। इस बारे में मेरी तुमसे दो चार बातों से अधिक बात नहीं हुई, यही क्या जबरदस्ती वचन ले लेना हो गया? विनय के पक्ष में प्रमाण वास्तव में खास कुछ नहीं था। गोरा का कहना सच ही था कि उनकी बातचीत बहुत थोड़ी ही हुई थी और उसमें ऐसा कुछ आग्रह भी न था जिसे दबाव डालना कहा जा सके। फिर भी यह बात थी कि परोक्ष रूप से गोरा ही ने विनय से उसकी सहमति जबरदस्ती ले ली थी। जिस अभियोग का प्रमाण जितना कम होता है, उसे लगाने वाले का क्रोध उतना ही अधिक होता है। तभी विनय ने कुछ असंगत क्रोध से कहा, कहलवा लेने के लिए अधिक बातचीत करना जरूरी तो नहीं है। मेज छोड़कर गोरा उठ खड़ा हुआ और बोला, तो ले जाओ अपनी सहमति वापस। यह कोई इतनी बड़ी या मूल्यवान बात नहीं है कि इसके लिए तुमसे भीख मांगी जाए या जबरदस्ती की जाए। महिम साथ के कमरे में ही थे। वज्र स्वर में गोरा ने उन्हें पुकारा, दादा। हड़बड़ाकर कमरे में आते गोरा ने महिम से कहा, दादा, मैंने क्या आपको शुरू में ही नहीं कहा था कि शशिमुखी के साथ विनय का विवाह नहीं हो सकता? इसमें मेरी राय नहीं है।
महिम, जरूर कहा था। ऐसी बात तुम्हारे सिवा और कौन कह सकता था? और कोई भाई होता तो भतीजी के विवाह की बात चलने पर शुरू में ही उत्साह दिखाता। गोरा, फिर क्यों आपने मुझे विनय से अनुरोध करने के लिए कहा? महीम, यही सोचकर कि इससे काम हो सकेगा, और तो कोई कारण नहीं है। गोरा का मुंह लाल हो आया। वह बोला, मैं इस सब में नहीं पड़ता। ब्याह ठीक करना मेरा धंधा नहीं है, मुझे दूसरे भी काम हैं। गोरा ऐसा कहकर घर से बाहर चला गया। हदबुद्धि महीम विनय से इस बारे में कोई प्रश्न पूछते, इससे पहले वह भी निकलकर सड़क पर पहुंच गया। दीवार के कोने में टिका हुआ हुक्का महीम ने उठाया और चुपचाप बैठकर कस लगाने लगे। इससे पहले भी कई बार गोरा के साथ विनय के कई झगड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ने वाला झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो विनय अपने कृत्य पर स्तंभित सा हो गया, फिर घर पहुंचने के बाद भीतर ही भीतर यह बात उसे सालने लगी। जरा सी देर में वह गोरा को कितनी बड़ी चोट पहुंचा आया है, यह सोचकर उसकी खाने पीने या विश्राम करने की कोई इच्छा न रही। इस मामले में विशेषतया गोरा को अपराधी ठहराना कितना गलत और बेतुका हुआ। बार बार यह बात उसे चुभने लगी। बार बार उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तुमने अन्याय किया, तुमने अन्याय किया। लगभग 2 बजे आनंदमयी खा पी कर सिलाई लेकर बैठी ही थी कि विनय उनके पास जा बैठा। सुबह की थोड़ी बहुत चर्चा तो उन्होंने महिम से सुन ही ली थी। भोजन के समय गोरा का चेहरा देखकर भी उन्होंने समझ लिया था कि एक तूफान आकर गुजर चुका है। विनय ने आते ही कहा, माँ, मैंने ज्यादती की है। शशिमुखी से विवाह की बात को लेकर गोरा को मैंने जो कुछ कहा उसका कोई अर्थ नहीं होता। आनंदमयी ने कहा, हो सकता है विनय, कोई दर्द मन में दबा रखने की कोशिश करने से वह इसी तरह फूट निकलता है। यह ठीक ही हुआ। इस झगड़े की बात 2 दिन बाद तुम भी भूल जाओगे, गोरा भी भूल जाएगा। विनय, लेकिन माँ, शशिमुखी से विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही बात तुम्हें बताने मैं आया हूं। आनंदमयी, बेटा, जल्दी से झगड़ा खत्म करने की कोशिश में एक और मुसीबत में मत पड़ो। झगड़ा तो 2-1 दिन का है, विवाह तो हमेशा की बात है। उनकी कोई बात विनय ने नहीं सुनी। वह फौरन यह प्रस्ताव लेकर गोरा के पास तो नहीं जा सका, इसलिए महिम से ही जाकर उसने कहा कि विवाह में कोई बाधा नहीं है और माघ में ही वह संभव हो सकेगा, तथा इस बात का जिम्मा भी विनय ही लेगा कि उसके काका महाशय को कोई आपत्ति न हो। महिम बोले, तो फिर सगाई हो जाए ना? विनय ने कहा, ठीक है, वह आप गोरा से सलाह करके कर लीजिए। घबराकर महिम ने कहा, फिर गोरा से सलाह? विनय बोला, हाँ, उसके बिना तो नहीं हो सकता। महिम बोले, अगर नहीं हो सकता तब तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन कहते कहते झट उन्होंने एक पान उठाकर मुंह में रख लिया। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 19 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 20 का वाचन। उस दिन तो महिम ने गोरा से कुछ नहीं कहा, किंतु अगले दिन उसके कमरे में गए। उन्होंने सोचा था कि फिर से गोरा को राजी करने के लिए लंबी बकझक करनी होगी, पर जब उन्होंने आकर बताया कि कल दोपहर विनय ने आकर विवाह के बारे में पक्का वचन दे दिया है और सगाई के बारे में गोरा की सलाह लेने को कहा है, तब तुरंत गोरा ने अपनी राय जाहिर कर दी। ठीक है, तो सगाई हो जाए। अचरज से महिम ने कहा, अभी तो ठीक है कह रहे हो, इसके बाद फिर तो टांग नहीं अड़ाओगे? गोरा ने कहा, मैंने बाधा देकर टांग नहीं अड़ाई, अनुरोध करके ही अड़ाई थी। महिम, इसीलिए तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम बाधा भी न देना और अनुरोध भी मत करना। न तो मुझे कौरवों की ओर से नारायणी सेना की जरूरत है और न पांडवों की ओर से स्वयं नारायण की जरूरत ही दिखती है। मुझ अकेले से ही जो बन सकेगा वही ठीक है। मुझसे भूल हुई, तुम्हारी सहायता भी इतनी विपरीत पड़ेगी यह मैं पहले नहीं जानता था। खैर, यह तो तुम चाहते हो ना कि विवाह हो? हाँ, चाहता हूं। महिम, तो चाहने तक ही रहो, कोशिश करने की जरूरत नहीं है।
गोरा को जब क्रोध आता है तो उसके क्षणिक आवेश में वह कुछ भी कर सकता है, यह सत्य है। लेकिन उस गुस्से को सहेज कर अपने संकल्प को नष्ट करना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे भी हो, वह विनय को बांटना चाहता है। रूठने का समय यह नहीं है। कल के झगड़े की प्रतिक्रिया स्वरूप ही विवाह की बात पक्की हुई। विनय के विद्रोह ने ही विनय के बंधन मजबूत कर दिए। यह बात सोचकर कल की घटना पर गोरा को मन ही मन खुशी ही हुई। विनय के साथ हमेशा का सहज संबंध फिर से स्थापित करने में गोरा ने जरा भी देर न की। लेकिन दोनों के बीच जो एक सहजता का भाव था, उसमें तो कुछ कमी आ ही गई। अब गोरा ने यह समझ लिया कि विनय को दूर से बांध कर रखना कठिन होगा। जहां से खतरे का उद्गम है, वहीं जाकर पहरा देना होगा। मन ही मन उसने सोचा, अगर परेश बाबू के घर में बराबर आना जाना रखूं तो विनय को ठीक रास्ते पर रखे रह सकूंगा। उसी दिन, अर्थात झगड़े के अगले ही दिन करीब तीसरे पहर गोरा विनय के घर जा पहुंचा। विनय को इसकी बिल्कुल उम्मीद न थी कि गोरा उसी दिन आ पहुंचेगा। इसीलिए उसे मन ही मन जितनी खुशी हुई, उतना ही आश्चर्य भी हुआ। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि गोरा ने अपने आप परेश बाबू की लड़कियों की बात चलाई और उस बात में जरा भी विरूपता नहीं थी। इस चर्चा में विनय का उत्साह जगा देने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत भी न थी। विनय सुचरिता के साथ जिन बातों की चर्चा करता रहा था, वह सब विस्तार से गोरा को बताने लगा। स्वयं सुचरिता विशेष आग्रह से ये सब बातें उठाती है और चाहे जितनी बहस करे, धीरे धीरे अनजाने में उनसे सहमत भी होती जा रही है। यह बात गोरा को बताकर विनय ने उसे उत्साहित करने की कोशिश की। विनय ने बातों बातों में कहा, नंद की मां ने ओझा को बुलाकर भूत के भ्रम में कैसे नंद के प्राण ले लिए और इस विषय में तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी। जब मैंने यह बताया तब कहने लगी, आप लोग सोचते हैं लड़कियों को घर में बंद करके चौके बर्तन और सफाई करने देने से ही उनका सारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। एक और तो ऐसा करके उनकी समझबूझ सब चौपट करके रख देंगे। उधर जब वे ओझा को बुलाएंगे तब उन पर बिगड़ने से भी नहीं चूकेंगे। जिनके लिए सारी दुनिया अड़ोस पड़ोस के दो एक घरों तक ही सीमित है, वे कभी संपूर्ण मानव नहीं हो सकती और अधूरी रहकर पुरुषों के बड़े कामों को बिगाड़ कर, अधूरे करके पुरुष को बोझ से लाद कर नीचे की ओर खींचकर वे अपनी दुर्गति का बदला तो लेंगे ही। आप ही ने नंद की मां को ऐसा बनाया है और ऐसी जगह घेर कर रखा है कि आज आप जान लगाकर भी उसे सुबुद्धि देना चाहें तो वह उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। इस बारे में मैंने तर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कहूं गोरा, मन ही मन उनसे सहमत होने के कारण कोई जोरदार दलील मैं नहीं दे सका और उनसे तो फिर भी बहस हो जाती है। लेकिन ललिता से बहस करने का मुझे कतई साहस नहीं होता। जब ललिता ने भवें सिकोड़कर कहा, आप लोग जो सोचते हैं कि दुनिया भर का काम तो आप लोग करेंगे और आप लोगों का काम हम करेंगे, यह नहीं होने का। या तो हम भी दुनिया का काम संभालेंगे, नहीं तो बोझ होकर रह जाएंगे। हम बोझ होंगी तो फिर आप बिगड़ कर कहेंगे, पथे नारी विवर्जिता। आप यदि नारी को भी चलने दें तो फिर उसका विवर्जन करने की जरूरत न होगी, न घर में न पथ पर। तब मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा और मैं चुप रह गया। आसानी से कोई बात ललिता नहीं कहती, लेकिन जब कहती है तब बहुत सोच समझ कर जवाब देना होता है। तुम चाहे जो कहो गोरा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी नारियों के पैर भी अगर चीनी नारियों के पैरों की तरह बांध कर रखे जाएंगे तो उससे हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। गोरा ने कहा, लड़कियों को शिक्षा न दी जाए, यह तो मैंने कभी नहीं कहा। विनय, चारू पाठ तीसरा भाग पढ़ा देने से ही क्या शिक्षा हो जाती है? गोरा, अच्छी बात है, अब से विनय बोध प्रथम भाग भी पढ़ाया जाएगा। इस तरह दोनों मित्रों में घूम फिरकर परेश बाबू की लड़कियों की बात करते करते रात हो गई। अकेले घर लौटते समय वे सब बातें गोरा के मन में घूमती रही। घर पहुंचकर चारपाई पर लेटे लेटे भी जब तक गोरा सो नहीं गया, परेश बाबू की लड़कियों की बात मन से नहीं हटा सका। ऐसी बात गोरा के जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी।
उसने लड़कियों की बात कभी सोची ही नहीं। आज विनय ने यह प्रमाणित कर दिया कि संसार में यह भी एक सोचने की बात है। इसे यूं ही उड़ाया नहीं जा सकता। या तो इसका समझौता करना होगा या लड़ना होगा। विनय ने जब दूसरे दिन गोरा से कहा, एक बार परेश बाबू के घर चले ही चलो ना, बहुत दिनों से नहीं गए, अक्सर वे तुम्हारी बात पूछते हैं। तब बिना आपत्ति किए गोरा तैयार हो गया। तैयार ही नहीं हो गया, बल्कि उसका मन भी पहले सा उदास नहीं था। पहले सुचरिता और परेश बाबू की दूसरी लड़कियों के अस्तित्व के बारे में गोरा पूरी तरह उदासीन था। फिर बीच में उनके विरुद्ध उसके मन में अवज्ञा का भाव उत्पन्न हुआ था। अब उसके मन में एक उत्सुकता पैदा हो गई थी। कौन सी चीज विनय के चित्त को इतना आकर्षित करती है, यह जानने के लिए उसके मन में एक विशेष जिज्ञासा थी। जिस समय दोनों परेश बाबू के घर पहुंचे, उस समय सांझ हो रही थी। दूसरी मंजिल के एक कमरे में लैंप की रोशनी में हारान बाबू अपना एक अंग्रेजी लेख परेश बाबू को सुना रहे थे। वास्तव में इस समय परेश बाबू उपलक्ष्य मात्र थे। लेख सुचरिता को सुनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। सुचरिता मेज के पहले सिरे पर चौंध से आंखों को ओढ़ देने के लिए ताड़ के पत्ते का पंखा चेहरे के सामने रखे चुपचाप बैठी थी। अपने स्वभाव के कारण वह लेख को एकाग्र होकर सुनने की चेष्टा कर रही थी, किंतु रह रहकर उसका मन इधर उधर हुआ जा रहा था। इसी बीच नौकर ने आकर जब गोरा और विनय के आने की सूचना दी तो वह चौंक उठी। कुर्सी छोड़कर वह जाने को ही थी कि परेश बाबू ने कहा, कहाँ जा रही हो राधा? और कोई नहीं है, अपने विनय और गौर आए हैं। सकुचाती हुई सुचरिता फिर बैठ गई। हारान के लंबे अंग्रेजी लेख के पाठ में रुकावट आ जाने से उसे कुछ तसल्ली हुई। गोरा के आने की बात सुनकर सुचरिता के मन में कुछ उत्तेजना न हुई हो, यह बात नहीं थी, किंतु हारान बाबू के होते गोरा के आने से मन ही मन उसे एक बेचैनी और संकोच होने लगा था। कहीं दोनों में कुछ बहस न हो जाए, इस भय से अथवा किसी दूसरे कारण से, यह कहना कठिन है। हारान बाबू का मन गोरा का नाम सुनते ही भीतर बिल्कुल विमुख हो उठा। जैसे तैसे गोरा के नमस्कार का जवाब देकर वे गंभीर होकर बैठे रहे। हारान को देखते ही गोरा की युद्ध करने की इच्छा हथियार भांज कर तैयार हो गई। अपने तीनों लड़कियों को लेकर वरदा सुंदरी कहीं निमंत्रण पर गई थी। साझ होने पर परेश बाबू द्वारा उन्हें लिवा लाने की बात तय थी। परेश बाबू के जाने का समय हो गया था। इसी बीच गोरा और विनय के आ जाने से वे संकोच में पड़ गए, किंतु और देर करना ठीक न समझकर धीरे से उन्होंने हारान और सुचरिता से कहा, तुम लोग जरा इनके साथ बैठो, मैं फौरन लौट कर आता हूं, और चले गए। गोरा और हारान बाबू में देखते देखते बहस शुरू हो गई। बहस जिस प्रसंग को लेकर हुई वह कुछ यूं था। कलकत्ता के पास के किसी जिले के मजिस्ट्रेट ब्राउनलो के साथ परेश बाबू की जान पहचान ढाका में रहते समय हुई थी। परेश बाबू की स्त्री और कन्याएं घर से बाहर निकलती हैं, इसलिए साहब और उनकी स्त्री इनकी बहुत आवभगत करते थे। साहब अपने जन्मदिन पर हर साल कृषि प्रदर्शनी का मेला आयोजित किया करते थे। इस बार वरदा सुंदरी ने ब्राउनलो साहब की मेम के साथ बातचीत करते समय अंग्रेजी काव्य साहित्य में अपनी लड़कियों की रुचि की बात की, तो सहसा मेम साहब ने कहा कि इस बार मेले में लेफ्टिनेंट गवर्नर सपत्नीक आएंगे। अगर आपकी लड़कियां उनके सामने किसी छोटे से अंग्रेजी काव्य नाटक का अभिनय कर दें तो बड़ा अच्छा हो। इस प्रस्ताव पर वरदा सुंदरी अत्यंत उत्साहित हो उठी थी। आज वे लड़कियों को उसी के रिहर्सल कराने के लिए किसी बंधु के घर ले गई हैं। यह पूछने पर कि इस मेले में गोरा की उपस्थिति होना संभव होगा या नहीं, गोरा ने कुछ ज्यादा ही रुखाई के साथ कह दिया, नहीं। इसी बात को लेकर देश में अंग्रेजों बंगालियों के संबंध और परस्पर सामाजिक सम्मिलन की बाधा को लेकर बाकायदा दोनों जनों में लड़ाई छिड़ गई। हारान ने कहा, बंगालियों का ही दोष है, हमारे यहाँ इतने कुसंस्कार और कुप्रथाएं हैं कि अंग्रेजों से मिलने के योग्य हम हैं ही नहीं। गोरा ने कहा, अगर यही सच है तो इस अयोग्यता के रहते अंग्रेजों से मिलने के लिए ललचाना हमारे लिए लज्जाजनक है।
हरान बोले, लेकिन जो योग्य हो गए हैं उनको अंग्रेजों से काफी सम्मान मिलता है, जैसे इन सबको। गोरा, एक आदमी के सम्मान से जहां और सबका सम्मान प्रकट होता हो, वहां ऐसे सम्मान को मैं अपमान मानता हूं। हरान बाबू देखते देखते अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और गोरा रह रहकर उन्हें शब्दों के तीरों से घायल करने लगा। जब दोनों में इस प्रकार की बहस हो रही थी, तब सुचरिता मेज के पास बैठी पंखे की ओट से एकटक गोरा को देख रही थी। जो बातें हो रही थीं, वे उसके कानों में पड़ जरूर रही थी, लेकिन उसका मन उधर बिल्कुल नहीं था। वह तो अपलक नेत्रों से गोरा को देख रही थी। उसकी खबर उसे स्वयं होती तो सुचरिता लज्जित हो जाती, किंतु जैसे आत्मविस्मृत होकर वह गोरा को ही देख रही थी। गोरा अपनी दोनों बलिष्ठ भुजाएं मेज पर टेक कर थोड़ा आगे झुककर बैठा था। उसके प्रशस्त उज्ज्वल ललाट पर लैंप की रोशनी पड़ रही थी। चेहरे पर कभी अवज्ञा की हंसी, कभी घृणा की छवि लहरा जाती थी। उसके चेहरे की प्रत्येक भावभंगिमा से एक आत्ममर्यादा का गौरव प्रकट होता था। जो कुछ वह कह रहा है, वह केवल सामयिक बहस या आक्षेप की बात नहीं है। हर बात उसके अनेक दिनों के चिंतन और व्यवहार के असंदिग्ध रूप से सिद्ध हुई है। उसमें किसी प्रकार की दुविधा, दुर्बलता या आकस्मिकता नहीं है। यह मात्र उसकी आवाज से ही नहीं, उसके चेहरे और उसके समूचे शरीर के दृढ़ भाव से प्रकट हो रहा था। विस्मित होकर सुचरिता उसे देखने लगी। अपने जीवन में इतने दिनों बाद जैसे यही पहले पहल उसने किसी को एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष पुरुष के रूप में देखा। उस व्यक्ति को वह और 10 लोगों से मिलाकर न देख सकी। ऐसे गोरा के विरुद्ध खड़े होकर हरान बाबू मानो तुच्छ हो गए। उनके शरीर और चेहरे की आकृति, उनकी भावभंगिमा, यहां तक कि उनके कपड़े और चादर तक उन पर व्यंग करने लगी। इतने दिनों तक विनय के साथ बार बार गोरा की चर्चा करते रहकर सुचरिता गोरा को एक विशेष मत का असाधारण व्यक्ति भर समझने लगी थी। उसके द्वारा देश का कोई विशेष मंगल सिद्ध हो सकता है, उसने इतनी ही कल्पना की थी। आज एकटक उसके चेहरे की ओर देखते देखते सुचरिता ने गोरा को जैसे सभी दलों, सभी मतों, सभी उद्देश्यों से अलग रखकर केवल गोरा के रूप में देखा। जैसे चांद को समुद्र सारे प्रयोजनों और व्यवहारों से परे करके देखकर अकारण ही उद्वेलित हो उठता है। सुचरिता का मन भी आज वैसे ही सब कुछ भूलकर, सारी बुद्धि और संस्कार छोड़कर, अपने सारे जीवन का अतिक्रमण करके मानो चारों ओर उच्छ्वासित होने लगा। मनुष्य क्या है, मनुष्य की आत्मा क्या है, यह मानो सुचरिता ने पहले पहल देखा, और इस अपूर्व अनुभूति से वह जैसे अपने अस्तित्व को बिल्कुल भूल गई। हरान बाबू ने सुचरिता का यह भाव लक्ष्य किया। इससे बहस में उनकी युक्तियों का दम कुछ बढ़ा नहीं। अंत में अत्यंत अधीर होकर एकाएक आसन छोड़कर वे उठ खड़े हुए और बिल्कुल आदमी की तरह सुचरिता को पुकारते हुए बोले, सुचरिता, जरा इस कमरे में आओ, तुमसे एक बात कहनी है। एक बारगी सुचरिता चौंक उठी, जैसे उसे किसी ने मार दिया हो। हरान बाबू के साथ उसका जैसा संबंध है, उसमें उसे वे कभी इस तरह नहीं बुला सकते, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा समय होता तो वह इसकी कुछ परवाह भी न करती, किंतु आज गोरा और विनय के सामने उसने अपने को अपमानित अनुभव किया। खास तौर पर गोरा ने तो उसके चेहरे की ओर कुछ ऐसे ढंग से देखा कि वह हरान बाबू को क्षमा न कर सकी। वह पहले तो वैसे ही चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने हरान बाबू की बात सुनी ही न हो। इस पर हरान बाबू ने अपने स्वर में कुछ खींच लाते हुए पुकारा, सुनती हो सुचरिता, मुझे एक बात कहनी है, एक बार उस कमरे में आना तो। उनके चेहरे की ओर देखे बिना सुचरिता ने उत्तर दिया, अभी रहने दीजिए, बाबा आ जाएंगे फिर हो जाएगी। खड़े होते हुए विनय ने कहा, नहीं तो हम लोग चलें। जल्दी से सुचरिता ने कहा, नहीं विनय बाबू, बैठे रहिए, बाबा आपको बैठने के लिए कह गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। उसके स्वर से एक आकुल विनती का भाव प्रकट हो रहा था, मानो हिरनी को व्याघ्र के हाथों सौंपकर चले जाने का प्रस्ताव हो रहा हो। मैं और नहीं रुक सकता, अच्छा मैं चल दिया, कहते हुए हरान बाबू जल्दी से कमरे से निकल गए। गुस्से में वे बाहर तो आ गए,
किंतु अगले ही क्षण उन्हें पछतावा होने लगा। लेकिन वे फिर से लौटने का कोई बहाना न ढूंढ सके। हरान बाबू के चले जाने के बाद सुचरिता जब गहरी लज्जा से लाल चेहरा झुकाए हुए बैठी थी, क्या करे या क्या कहे यह नहीं सोच पा रही थी। तब गोरा को उसके चेहरे की ओर अच्छी तरह देखने का मौका मिल गया। शिक्षित लड़कियों में जिस घमंड और प्रगल्भता की कल्पना गोरा ने कर रखी थी, सुचरिता के चेहरे पर उसका आभास तक नहीं था। उसके चेहरे पर बुद्धि की उज्ज्वलता अवश्य प्रकाशित हो रही है, किंतु नम्रता और लज्जा से आज वह कैसी सुंदर और कोमल दिखाई दे रही है। चेहरा कितना सुकुमार है, भौहों के ऊपर माथा मानो शरद के आकाश जैसा स्वच्छ निर्मल। होठ चुप हैं, किंतु अनुच्चारित बात का माधुर्य दोनों होठों के बीच एक कोमल कली सा अटका हुआ है। आधुनिक स्त्रियों की वेशभूषा की ओर इससे पहले गोरा ने कभी ध्यान से नहीं देखा और बिना देखे ही उसके प्रति एक धिक्कार भाव पाले रहा है। आज सुचरिता की देह पर नए ढंग की साड़ी पहनने की कला उसे विशेष अच्छी लगी। सुचरिता का एक हाथ मेज पर था। उसकी आस्तीन के सिकुड़े हुए भाग से निकला हुआ वह हाथ गोरा को आज किसी कोमल हृदय के कल्याणमयी राग सा लगा। प्रकाशित शांत संध्या में सुचरिता को घेरे हुए सारा कमरा अपने प्रकाश, अपनी दीवारों के चित्र, अपनी सजावट और अपनी सुव्यवस्था के कारण जैसे एक विशेष अनिंद रूप से दिखाई दिया। वह घर है, वह सेवा कुशल नारी के यत्न, स्नेह और सौंदर्य से मंडित है। वह मात्र दीवारों और सहतीरों पर टिकी हुई छत से कहीं अधिक कुछ है। यह सब आज मानो क्षण भर में गोरा के सामने प्रत्यक्ष हो उठा। अपने चारों ओर के आकाश में गोरा ने जैसे एक सजीव सत्ता का अनुभव किया। उसके हृदय पर चारों ओर से एक अन्य हृदय की लहरें आकर आघात करने लगी। न जाने कैसी एक निविड़ता सी उसे घेरने लगी। ऐसी अद्भुत उपलब्धि उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई। देखते देखते सुचरिता के माथे पर बिखरे केसों से लेकर उसके पैरों के पास साड़ी के किनारे तक सब अत्यंत सत्य और अत्यंत विशेष हो उठा। एक ही साथ समग्र रूप से सुचरिता और स्वतंत्र रूप से सुचरिता का प्रत्येक अंग गोरा की दृष्टि को आकर्षित करने लगा। कुछ देर किसी के कुछ न बोल सकने से सभी ओर सन्नाटा पसरा था। तभी विनय ने सुचरिता की ओर देखकर कहा, उस दिन हम लोगों में बात हो रही थी कि, और इस प्रकार बात का सिलसिला चलाया। वह बोला, आपसे तो मैं पहले ही कह चुका हूं। मेरा एक समय ऐसा था जब मेरे मन में यह विश्वास जमा हुआ था कि अपने देश के लिए, समाज के लिए हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। चिरकाल तक हम अबोध ही रहेंगे और अंग्रेज हमारे अभिभावक बने रहेंगे। जो जैसा है वह वैसा ही बना रहेगा। अंग्रेजों की प्रबल शक्ति और समाज की प्रबल जड़ता के विरुद्ध कहीं कोई उपाय भी हम न कर सकेंगे। हमारे देश के अधिकतर लोगों के मन का ऐसा ही भाव है। ऐसी स्थिति में मनुष्य या तो अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहता है या फिर उदासीन हो जाता है। हमारे देश के मध्य वर्ग के लोग इसीलिए नौकरी में तरक्की के अलावा दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकते, और धनी लोग सरकार से खिताब पाने को ही जीवन की सार्थकता मानते हैं। हमारी जीवन यात्रा का पथ थोड़ी दूर जाकर ही अवरुद्ध हो जाता है। किसी सुदूर उद्देश्य की कल्पना भी हमारे दिमाग में नहीं आती और उसके लिए साधन जुटाने को भी हम बिल्कुल अनावश्यक मान लेते हैं। मैंने भी कभी सोचा था गोरा के पिता की सिफारिश से कोई नौकरी ठीक कर लूंगा। ऐसे ही समय मुझसे गोरा ने कहा था, नहीं, सरकारी नौकरी तुम किसी तरह नहीं कर सकोगे। सुचरिता के चेहरे पर इस बात से हल्का सा आश्चर्य का भाव देखकर गोरा ने कहा, आप यह ना समझिए कि गवर्नमेंट से रुष्ट होकर मैंने ऐसी बात कही थी। जो लोग गवर्नमेंट का पक्ष लेते हैं वे गवर्नमेंट की शक्ति को अपनी शक्ति मानकर घमंड करते हैं और देश के आम लोगों से अलग एक वर्ग के हो जाते हैं। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं हमारा यह भाव भी त्यों त्यों बढ़ता जाता है। मैं जानता हूं, मेरे परिचय के एक पुराने डिप्टी थे, अब काम छोड़ चुके हैं। उनसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा था, बाबू, तुम्हारी कचहरी में इतने ज्यादा लोग कैसे बरी हो जाते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया था, साहब, उसकी एक वजह है।
जिन्हें आप जेल भी भेजते हैं, वे आपके लिए कुत्ते बिल्ली के समान हैं, और मैं जिन्हें जेल भेजता हूँ, वे तो मेरे अपने भाई बंधु हैं। तब तक भी ऐसे डिप्टी थे जो इतनी बड़ी बात कह सके, और ऐसे अंग्रेज मजिस्ट्रेटों की भी कमी न थी जो ऐसा सुन सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, नौकरी के फंदे अंग के गहने होते जा रहे हैं, और आजकल के डिप्टियों के लिए भी देश के लोग धीरे धीरे कुत्ते बिल्ली के समान हुए जा रहे हैं। और इस प्रकार तरक्की पाते रहने से उनकी जो अधोगति हो रही है, इस बात की अनुभूति भी उनको नहीं हो रही है। दूसरों के कंधे का सहारा लेकर अपनों को नीचा समझना और नीचा समझकर उनके साथ अन्याय करने को उतारू हो जाना, इससे कोई मंगल नहीं हो सकता। कहकर मुट्ठी से मेज पर गोरा ने आघात किया। तेल का लैंप कांप उठा। विनय ने कहा, गोरा, यह मेज गवर्नमेंट का नहीं है, और यह लैंप भी परेश बाबू का है। गोरा ऊंचे स्वर से हंसा। उसकी प्रबल हंसी की गूंज से सारा कमरा भर गया। मजाक करने पर ऐसे बच्चों की तरह गोरा खुलकर हंस सकता है। इससे सुचरिता को अचंभा हुआ, और मन ही मन खुशी भी हुई। जो लोग बड़ी बड़ी बातों की चिंता करते हैं, वे ऐसे जी खोलकर हंस भी सकते हैं, यह वह नहीं जानती थी। उस दिन गोरा ने बहुत बातें की। हालांकि सुचरिता चुप ही रही, फिर भी उसके चेहरे का भाव कुछ ऐसी सहमति का था कि गोरा का हृदय उत्साहित हो उठा। अंत में जैसे विशेष रूप से सुचरिता को संबोधित करके ही उसने कहा, देखिए, एक बात याद रखिए, अगर हम में यही गलत धारणा हो कि अंग्रेज क्योंकि इतने प्रबल हो गए हैं, इसलिए हम भी ठीक अंग्रेज हुए बिना किसी प्रकार प्रबल नहीं हो सकते, तो फिर यह असंभव कभी संभव नहीं होगा, और हम लोग नकल करते करते ही घर से बाहर खदेड़ दिए जाएंगे। आप निश्चय जानिए, भारत की एक विशेष प्रकृति है, विशेष शक्ति और विशेष सच्चाई है। उसी के संपूर्ण विकास द्वारा भारत सार्थक होगा, भारत की रक्षा होगी। अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर भी अगर हमने यह नहीं सीखा तो सब कुछ गलत सीखा है। आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप भारतवर्ष के भीतर आइए, उसकी सब अच्छाई बुराई बीचों बीच उतरकर खड़ी हुई। विकृति हो तो भीतर से सुधार कर दीजिए, लेकिन उसे देखिए, समझिए, उसको जानिए, उसकी ओर मुड़िए, उसके साथ एक होइए। उसके विरुद्ध खड़े होकर, बाहर रहकर, बचपन से ख्रिस्तानी संस्कारों में दीक्षित होकर आप उसे समझ ही न सकेंगे। उसे केवल क्षति ही पहुंचाती रहेंगी, उसके मंगल के काम नहीं आ सकेंगी। गोरा ने कहा, तो मेरी प्रार्थना, किंतु यह प्रार्थना नहीं थी, मानो आदेश था। बात में कुछ ऐसा प्रचंड बल था कि दूसरे की सहमति की उसे अपेक्षा न थी। सिर झुकाकर सुचरिता ने सब सुन लिया। विशेष रूप से गोरा ने उसी को संबोधित करके इतने प्रबल आग्रह के साथ ये बातें कही। इससे सुचरिता के मन में एक उथल पुथल मच गई। यह बेचैनी किस बात की है, यह सोचने का समय तब नहीं था। भारतवर्ष नाम की एक महान प्राचीन सत्ता है, यह बात सुचरिता ने क्षण भर के लिए भी कभी नहीं सोची थी। यह सत्ता छिपी रहकर भी अधिकार पूर्वक सुदूर अतीत से लेकर सुदूर भविष्य तक मानव जाति के विराट भाग्य जाल में एक विशेष रंगसूत्र या एक विशेष ढंग से बुनती रही है। यह सूत्र कितना सूक्ष्म और अनोखा है, और कितनी दूर तक उसका कितना गहरा प्रभाव है, यह आज गोरा के प्रबल स्वर के रूप में सुचरिता के सामने मानो सहसा प्रकट हो गया। प्रत्येक भारतवासी का जीवन इतनी बड़ी एक सत्ता से घिरा हुआ और अधिकृत है। उसे चेतन भाव से अनुभव न करने से हम लोग कितने छोटे हो जाते हैं, और अपने चारों ओर की स्थिति से कैसे बेखबर होकर काम करते हैं, यह सुचरिता के सम्मुख क्षण भर में स्पष्ट हो गया। इसी आकस्मिक स्फूर्ति के आवेग से सुचरिता अपना सब संकोच त्याग कर सहज ही विनय से कह उठी, देश की बात कभी मैंने इस ढंग से उसे इतना बड़ा और सत्य मानकर नहीं सोची। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, धर्म के साथ देश का क्या संबंध है? क्या धर्म देश से परे नहीं है? धीर स्वर में पूछा गया सुचरिता का यह प्रश्न गोरा को बड़ा सरस लगा। सुचरिता की बड़ी बड़ी आंखों में यह प्रश्न और भी रसपूर्ण दिखाई दिया। गोरा ने कहा, देश से जो परे हैं
देश से जो कहीं बड़ा है वह देश के भीतर से ही प्रकट होता है। ऐसे ही विचित्र भाव से ईश्वर अपने अनंत स्वरूप को व्यक्त करते हैं। जो कहते हैं कि सत्य एक है, इसलिए केवल एक ही धर्म सत्य हो सकता है या धर्म का एक ही रूप सत्य हो सकता है। वे इस सत्य को तो मानते हैं कि सत्य एक है, लेकिन इस सत्य को नहीं मानना चाहते कि सत्य अंतहीन होता है। वह जो अंतहीन एक है, वह अंतहीन अनेक में अपने को प्रकाशित करता रहता है। उसी की लीला तो सारे जगत में हम देखते हैं। इसीलिए धर्म मत भी विभिन्न रूप लेकर कई दिशाओं से उसी धर्मराज की उपलब्धि कराते हैं। मैं निश्चय पूर्वक आपसे कहता हूं, भारतवर्ष की खुली खिड़की से आप सूर्य को देख सकेंगे। इसके लिए सागर पार जाकर ख्रिस्तान गिरजाघर की खिड़की में बैठने की कोई आवश्यकता न होगी। सुचरिता ने कहा, आप यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष का धर्मतंत्र हमें एक विशेष मार्ग से ईश्वर की ओर ले जाता है। यह विशेष क्या है? गोरा ने कहा, वह यह कि ब्रह्म जो निर्विशेष है, वह विशेष में ही व्यक्त होता है, किंतु उसका विशेष अंतहीन है। जल भी उसका विशेष है, स्थल भी उसका विशेष है, अग्नि वायु प्राण उसके विशेष है, बुद्धि प्रेम सभी उसमें विशेष है। गिनकर उसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। इसीलिए विज्ञान का सिर चकरा जाता है। जो निराकार है उसके आकार का अंत नहीं है। हर्ष व दीर्घ स्थूल सूक्ष्म का अनंत प्रवाही उसका है। जो अनंत विशेष है वही निर्विशेष है। जो अनंत रूप से है वही अरूप है। दूसरे देशों में ईश्वर को कम या अधिक मात्रा में किसी एक विशेष में बांधने की कोशिश होती है। भारतवर्ष में भी ईश्वर को विशेष में देखने की कोशिश होती है अवश्य, किंतु भारतवर्ष उसी विशेष को एकमात्र और चरम नहीं कहता। ईश्वर उस विशेष का भी अनंत प्रकार से अतिक्रमण करता रहता है। इस तथ्य को भारतवर्ष में कोई भक्त कभी अस्वीकार नहीं करता। सुचरिता ने कहा, ज्ञानी नहीं करते, लेकिन अज्ञानी? गोरा बोला, मैंने तो पहले ही कहा, सब देशों में अज्ञानी सब सत्यों को विकृत करते हैं। सुचरिता ने कहा, लेकिन हमारे देश में यह विकृति क्या अधिक दूर तक नहीं पहुंच गई है? हो सकता है, किंतु उसका कारण यही है कि धर्म के स्थूल और सूक्ष्म, अंत और वाह, शरीर और आत्मा, भारतवर्ष इन दोनों अंगों को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना चाहता है। इसलिए जो लोग सूक्ष्म को ग्रहण नहीं कर पाते वे स्थूल का ही वर्ण करते हैं और अज्ञानतावश उस स्थूल में अनेक विकार पैदा करते रहते हैं। लेकिन जो रूप में भी और अरूप में भी सत्य है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी सत्य है, ध्यान में भी और प्रत्यक्ष में भी सत्य है, उन्हें शरीर मन कर्म सभी से प्राप्त करने का जो आश्चर्यजनक और विशाल प्रयत्न भारतवर्ष कर रहा है, मूर्खों की तरह उसकी अवज्ञा करके 18वीं शताब्दी के यूरोप के नास्तिकता और आस्तिकता मिश्रित एक संकीर्ण नीरस अंगहीन धर्म को हम एकमात्र धर्म मानकर ग्रहण कर लें, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं वह आप शायद अपने बचपन में पड़े हुए संस्कारों के कारण अच्छी तरह समझ न सकेंगे। सोचेंगी कि इस आदमी को अंग्रेजी पढ़कर भी शिक्षा का कुछ फल नहीं मिला। लेकिन आप में कभी भारतवर्ष की सत्य प्रकृति और सत्य साधना के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकी? हजारों बाधाओं और विकृतियों के बीच भी भारतवर्ष जैसे अपने को प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश की गहराई में आप प्रवेश कर सकें तो और क्या कहूं। अपने भारतीय स्वभाव और शक्ति को फिर पाकर आप मुक्ति लाभ कर सकेंगे। बहुत देर तक सुचरिता को चुप बैठे देखकर गोरा ने कहा, मुझे आप एक कट्टर व्यक्ति न समझ लीजिएगा। कट्टर लोग, विशेषकर जो लोग नए ढंग से कट्टर हो गए हैं, वे जिस ढंग से हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, मेरी बात को उस ढंग से न लीजिएगा। भारतवर्ष की अनेक प्रकार की छवि और विचित्र चेष्टाओं के बीच मैं एक गहरी और व्यापक एकता देख पाया हूं। उसी एकता के आनंद से मैं पागल हूं। उसी एकता के आनंद से मुझे भारतवर्ष में जो सबसे मूढ़ हैं उनके साथ हिल मिलकर धूल में भी बैठने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता। भारतवर्ष के इस संदेश को कोई समझता है, कोई नहीं समझता तो न सही। मैं अपने देश के सब लोगों के साथ एक हूं। वे सभी मेरे अपने हैं।
उन सबके बीच चिरंतन भारतवर्ष का गूढ़ आविर्भाव बराबर अपना कार्य कर रहा है। इस विषय में मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है। गोरा की ये जोरदार बातें जैसे कमरों की दीवारों से, मेज से, सभी सामान से प्रतिध्वनित होकर आने लगी। ये सब बातें सुचरिता के पूरी तरह और साफ साफ समझने की नहीं थी, किंतु अनुभूति का पहला सूक्ष्म संचार भी बड़ा प्रबल होता है। जीवन किसी चहारदीवारी या गुट की सीमा में बंधा नहीं है। यह उपलब्धि सुचरिता के मन में कसकने लगी। सीढ़ी के पास से सहसा लड़कियों की ऊंची हंसी के साथ पैरों की तेज चाप सुनाई दी। वरदा सुंदरी तथा लड़कियों को लेकर परेश बाबू लौट आए थे। सुधीर सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ दंगा कर रहा था। यही उस हंसी का कारण था। लावण्य, ललिता और सतीश कमरे में आते ही गोरा को देखकर संभल खड़े हो गए। लावण्य कमरे से बाहर चली गई। सतीश विनय की कुर्सी के पास खड़े होकर उसके कान में कुछ कहने लगा। ललिता एक कुर्सी खींचकर सुचरिता के पीछे उसकी ओट में अदृश्य सी होकर बैठ गई। परेश बाबू ने कहा, मुझे लौटने में बड़ी देर हो गई, जान पड़ता है पानू बाबू चले गए। सुचरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। विनय ने ही कहा, हाँ, वे और न रुक सके। उठकर गोरा ने कहा, अब हम लोग भी चलें। कहकर उसने झुककर परेश बाबू को नमस्कार किया। परेश बाबू ने कहा, आज तुम लोगों से बातचीत का मौका ही नहीं मिला। बाबा जब भी तुम्हें फुर्सत हो आते रहना। गोरा और विनय कमरे से निकल रहे थे कि वरदा सुंदरी आ गईं। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने कहा, आप लोग अब जा रहे हैं क्या? गोरा ने कहा, हाँ। विनय से वरदा सुंदरी ने कहा, लेकिन विनय बाबू अभी आप नहीं जा सकते, आपको भोजन करके ही जाना होगा। आपसे कुछ काम की बात करनी है। सतीश ने उछलकर विनय का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ हाँ, विनय बाबू को जाने मत देना, आज वे मेरे पास रहेंगे। विनय कुछ सकुचा रहा है और कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। यह देखकर वरदा सुंदरी ने गोरा से कहा, विनय बाबू को क्या आप साथ ही ले जाना चाहते हैं? उनकी क्या अभी जरूरत है? गोरा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विनय, तुम रह जाओ ना, मैं जाता हूं। कहता हुआ गोरा जल्दी से उतर गया। जैसे ही विनय के रुक जाने के बारे में वरदा सुंदरी ने गोरा से अनुमति मांगी, वैसे ही विनय ललिता की ओर देखे बिना न रह सका। ललिता ने दबे होठों से मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। ललिता के छोटे से बिहसते व्यंग के साथ विनय झगड़ा नहीं कर सकता, पर उसे यह कांटा सा चुभता है। कमरे में आकर विनय के बैठते ही ललिता ने कहा, विनय बाबू, आज तो आपका भाग जाना ही ठीक रहता। विनय ने कहा, क्यों? मां ने आपको मुश्किल में डालने की सोची है। मजिस्ट्रेट के मेले में जो अभिनय होगा उसके लिए एक आदमी कम पड़ रहा है। मां ने आप ही का चुनाव किया है। घबराकर विनय ने कहा, मारे गए, मुझसे तो यह काम नहीं होगा। हंसकर ललिता ने कहा, यह तो मैंने पहले ही मां से कह दिया है। वैसे भी इस अभिनय में आपके दोस्त कभी आपको भाग नहीं लेने देंगे। चोट खाकर विनय ने कहा, दोस्त की बात छोड़िए, मैंने 7 जन्म में कभी अभिनय नहीं किया, मुझे क्यों चुना? ललिता ने कहा, और हम लोग तो मानो जन्म जन्मांतर से अभिनय करती आ रही हैं, है ना? इसी समय कमरे में वरदा सुंदरी बैठ गई। ललिता ने कहा, मां, अभिनय के लिए तुम विनय बाबू से यूं ही कह रही हो? पहले उनके दोस्त को राजी कर सको तभी। कातर होकर विनय ने कहा, दोस्त के राजी होने की कुछ बात ही नहीं है। अभिनय यूं ही नहीं हो जाता, मुझे तो आता ही नहीं। वरदा सुंदरी ने कहा, इसकी चिंता न करिए, हम आपको सिखा पढ़ाकर तैयार कर देंगे। छोटी छोटी लड़कियां कर सकेंगी और आप नहीं कर सकेंगे। विनय के बचाव का कोई रास्ता न रहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।